फिजिक्स जो है वो नेचुरल फिनोमेना के साथ में डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत ही बेसिक चीज़ कभी अपनी क्लासेस में पढ़ी होगी कि जो न्यूटनियन फिजिक्स, आपने न्यूटन के लॉज पढ़े हुए होंगे, ग्रेविटी का लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि एप्पल ऊपर से पेड़ पर से जब टूटता है तो नीचे ही क्यों आता है, सारी चीज़ें जो है ना वो अर्थ की तरफ ही आकर क्यों गिरती हैं, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना यानी कि आपकी नेचर में जो आपके आसपास सराउंडिंग्स में आपके जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, उन सबको आप एक क्वेश्चनेबल तरीके से देखते हैं कि ये उसमें रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वैसा क्यों हो रहा है। तो वही चीज़ फिजिक्स है। तो जो हमारा सबसे पहली बात जो हमारा सब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि साइंस क्या होती है। साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंशिया से आया है। इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड साइंशिया का मतलब होता है टू नो। इसी तरह से जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो साइंस का के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है विज्ञान। इसका मतलब भी होता है नॉलेज, ठीक है। विज्ञान आप उसको लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, ठीक है। इसी तरह से जब संस्कृत में आप शब्द यूज़ करते हो वो होता है विजनन। तो इसी तरह अरेबिक में इल्म का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सब बात हो गई कि साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, साइंस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अब होता है कि साइंस होती क्या है। साइंस का एक बेसिक आपको अगर साइंस को आप समझना चाहते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन समझनी ज़्यादा ज़रूरी है रादर कि आप उसका कोई डेफिनेशन समझें। फिर भी मैं आपको एक साइंटिफिक साइंस की एक छोटी सी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में डेफिनेशन बताई हुई है वो बताती हूँ कि साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेन इन एज मच पॉसिबल, एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। यानी कि आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को, आपकी सराउंडिंग में होने वाली घटनाओं को, जो इंसिडेंट्स हैं उनको समझने के लिए जितना ज़्यादा डिटेल, जितनी पॉसिबल हो सके डिटेल और डेप्थ का यूज़ करते हो, वही है साइंस, ठीक है। अब ये बात करेंगे हम कि साइंस एक्चुअली जो साइंस है उसमें जो फिजिक्स है वो क्या पार्ट है। फिजिक्स जो है वो बेसिक डिसिप्लिन है नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें जो वर्ड फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड से आया है आपके पास में, जिसका मतलब ही होता है कि नेचर। अब यहाँ पर हम इसे फिजिक्स को जो है ना दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जो ब्रॉडली डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिक्स को। वो क्या है, स्टडी ऑफ बेसिक आइडियाज़, बेसिक जो लॉज हैं नेचर के उनको, और उनकी मैनिफेस्टेशन में दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं फिजिक्स को। अब जो साइंस है, जो फिजिक्स है और या कोई भी साइंस है, उसको पढ़ने के लिए हमारे जो बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या मेथड क्या होता है साइंस को पढ़ने का। इसमें आपके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वर्ड बताता है साइंटिफिक स्टेप्स, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स लिखना चाहिए मुझे। ये उसके 5 स्टेप्स हैं जो इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को, कोई भी इवेंट, कोई भी काम हो रहा है, उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्व करना क्या होता है। सिस्टमैटिक का मतलब है कि आपने हर बार आप उसी एक होता है कि बाई चांस कोई भी आपके सामने कुछ भी घट गया, आप उसको अज्यूम कर लो कि भाई ऐसा होता तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप टाइम एंड अगेन आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सिमिलर सिचुएशंस में आप उसको बार बार ऑब्जर्व कर रहे हो, ये देखने के लिए कि क्या हर बार ऐसा ही होता है। तो वो जो है वो बेसिक स्टेप है आपका फिजिक्स की तरफ। कोई भी रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूटन की ही बात की जाए, जब न्यूटन को ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था, मतलब ढूंढा था, तो उसने ऐसा नहीं है कि उसने एक बार ही ऐसा देखा और उसने उसको कंक्लूड कर दिया कि हाँ ऐसा ही होता है। एक बार उसने जो इवेंट देखा कि उसने देखा कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो वो उसके दिमाग में ये आया कि ऐसा क्यों हुआ,
ठीक है, उसने हर बार ऑब्जर्व किया कि हर बार नीचे ही आया, ऐसा तो है नहीं कि कहीं और चला गया, या कोई भी चीज़ जो है अर्थ की तरफ ही क्यों आती है। तो ये हो गई आपकी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब आप उसको बार बार उसी टाइप की सिचुएशन में सिस्टम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और बहुत सारी बार आप ऑब्जर्व करके फिर आप कंक्लूजन निकालते हो, तो उसे कहेंगे हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पार्ट है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट वर्ड अपने आप में ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है, जो वर्ड है वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब हम ऑब्जर्व कर लिया, हमने किसी चीज़ को हमने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद हम उसको एज एन एक्सपेरिमेंट लेकर उसको कंट्रोल्ड सिचुएशंस में बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यानी कि हमारी जो समझ लो कि कोई भी सिचुएशंस है हमने फिक्स कर रखी हैं, कंट्रोल्ड है। या जैसे कि एग्जाम्पल आपकी बुक से अगर लिया जाए तो जैसे कि आप सनसेट, या मतलब आपने जैसे ये सोचा कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या ऐसा ही होता है कि क्या बार बार वो इसके चारों तरफ आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक टाइम सेट कर लिया, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, किसी भी टाइम आपने एक कैमरा सेट कर दिया, एक फिक्स्ड एंगल पे, एक फिक्स्ड पोजीशन में, एक फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, आप डेली उसका जितना भी वो है आप ले रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, फिक्स्ड टाइम पे आप उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हो। ठीक है, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कर, ओवर द ईयर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और फिर आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो अपना जो भी आपने देखा उसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि हाँ ऐसा ही होता है। या सनसेट और सनराइज के लिए दिन रात कैसे बनते हैं, अगर आप इसी के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपने सनसेट के लिए या सनराइज के लिए आप एक फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स टाइम पे और एक फिक्स्ड एंगल पे आपने अपना कैमरा सेट किया। उसके बाद आप डेली आप सनसेट को या सनराइज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डेली आप उसकी फ़ोटो क्लिक करते हो, और फिर आप पूरा एक साल उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो। उसके बाद जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हो गई आपकी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप जो है उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करके और फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक फिक्स कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो हो गया आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा है, उसके बाद है नंबर 3 है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही आपकी रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, इसका मतलब है क्वालिटेटिव यानी कि आप अपने जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उसकी क्वालिटी का पूरा ध्यान रखोगे, कि आपने जो कंडीशंस आपने सेट कर रखी हैं, कि आपके जो बेसिक रिक्वायर्ड नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अप टू द मार्क है या नहीं। तो वो हो गया आपका क्वालिटेटिव रीजनिंग। दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब है कि आप एक बारी में किसी भी चीज़ के लिए आप वो नहीं कर सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आपको लार्ज अमाउंट में आपका एक्सपेरिमेंट टाइम एंड अगेन करना होगा। उसके बाद जब इतनी क्वांटिटी में आप ऑब्जर्व कर लोगे, उसके बाद आप उसमें रीजनिंग अप्लाई करके तब आप अपना कंक्लूजन निकालते हो, तो वो हो गया आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब फिजिक्स में, या जैसे साइंस आपने पहले भी पढ़ी है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का भी यूज़ करते हो। मैथमेटिकल मॉडलिंग जैसे कि बहुत कई तरह के आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, और कुछ नहीं तो आप एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो, हाँ, और फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो, ये सब क्या है। और ग्रेविटेशन के लिए आप डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका जो वो है मास है, उसके साथ आप वो करते हो, डील करते हो। तो ये सब क्या है, आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर आता है। नंबर 5 है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज।
वेरिफिकेशन, जैसे कि वेरिफिकेशन से पता चलता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने इतना कंक्लूजन निकाला, उसको वेरीफाई भी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको वेरीफाई करना ये कि हाँ जो आपने कंक्लूजन निकाला क्या वो सही है या वो फॉल्सिफिकेशन या फिर वो गलत है। थ्योरी आपकी जो आपने कंक्लूड की वो सही है या नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, जो पहले आप हिस्ट्री देखोगे जब साइंस की, तो उसमें क्या है कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे, स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनिशियली जो कंक्लूजन निकाले, उनको बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको उसके लिए उनको जो है गलत साबित किया। फॉर एग्जाम्पल 20th सेंचुरी में न्यूटनियन मैकेनिक्स ने, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स में बहुत सारे जो मतलब आपको वो बताए गए थे, उसमें वो एटॉमिक फिनोमेना को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है वो हमारे जो बेसिक फीचर्स हैं एटॉमिक के, वो उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो हमने वेव की के लिए जो थ्योरी हमने वेव की, जो पिक्चर ऑफ लाइट पिक्चर हमने एज्यूम की थी, या जो हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे पास में एक कंक्लूजन था, वो बाद में जो वेव की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो थ्योरीज़ हैं वो पहले एक थ्योरी आती है, फिर उससे कोई दूसरे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करके कई बार उनकी जो थ्योरी है वो राइट होती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो इनसफिशिएंट होती है या वो रॉन्ग भी हो सकती है। फॉल्सिफिकेशन इसे कहेंगे, वेरिफिकेशन इसे कहेंगे कि वो राइट अगर वो प्रूव करता है तो वो वेरिफिकेशन है, और अगर वो उसमें कुछ कमी है थ्योरी में और फिर वो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो वो उसे फॉल्सिफिकेशन में माना जाएगा। नाउ टू प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, दो प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, जैसा कि इसका नाम बताता है, यूनिफिकेशन का मतलब है कि आप बहुत सारी छोटी छोटी लॉज को कंबाइंड करके एक बड़ी लॉ बना लेते हैं। यानी जैसे छोटी छोटी मतलब जो एक कुछ लॉज एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं, दूसरी चीज़ को दूसरी लॉ एक्सप्लेन करती है, और कई बार एक ही लॉ दूसरी चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकती है। तो इस तरह से उन्हें कंबाइंड करके आप एक बड़ा कॉन्सेप्ट जब बनाते हो उसे यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन नाम जो है, जो वर्ड है यूनिफिकेशन, ये यही खुद ही ये सजेस्ट करता है यूनिफाई करना, यानी बहुत सारी लॉज को एक साथ मिला देना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका जो एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, उसने फॉल ऑफ एप्पल जो ग्राउंड, मतलब उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि जो है ना एप्पल ट्री से नीचे ही क्यों गिरता है। फिर आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग ही क्यों घूमता है। ठीक है, फिर आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया उसी से कि जो बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, और जैसे दो ह्यूमन बींग्स भी, दो चीज़ें भी, कोई भी है, उनके बीच में चाहे बहुत ही वीक होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्सेस में मानी जाती है, तो वो फिर भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता ही है। तो इन सबको कंबाइन करके लॉ ऑफ ग्रेविटी जो बनाई गई, तो वो क्या है, यूनिफिकेशन है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफिकेशन। उसके बाद दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म कम, इसको यूनिफिकेशन को मैं क्या कहूँगी, कंबाइनिंग मोर देन टू और मोर देन टू और मोर देन टू लॉज to explain various concepts ठीक है। कंबाइनिंग, यूनिफिकेशन मतलब कंबाइन करना और यूनिफाई करना। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म एज द नेम सजेस्ट, रिडक्शनिज्म का मतलब है कि जो रिड्यूस कर देना,
यूनिफिकेशन का जस्ट ऑपोजिट है रिडक्शनिज्म। इसमें क्या है, कोई कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उस बड़े कॉन्सेप्ट को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे लॉज में कन्वर्ट करना, उसे कहेंगे रिडक्शनिज्म। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शनिज्म क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, अंडरस्टैंडिंग complex systems in various parts or breaking into smaller parts of a bigger concept, of breaking into smaller parts of a bigger theory और concept। ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक एनर्जी में जो टेम्परेचर है वो इसका एग्जाम्पल है। ये इसका एग्जाम्पल क्या था यूनिफिकेशन का, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल है टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। अब हमारा नया टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप और एक्साइटमेंट का मतलब क्या है, जो फिजिक्स है उसको, जो आप छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी आप फिजिक्स अप्लाई कर सकते हो या फिजिक्स की हेल्प से उसको स्टडी कर सकते हो, और बड़े से बड़ा भी। जैसे छोटे से छोटा फॉर एग्जांपल एटम्स, या 10⁻⁻15 की जो सबसे छोटी लेंथ होती है 10⁻⁻15 से लेकर आप 10⁻30 तक की सारी लेंथ, सारे डायमेंशंस को स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो ये हो गया आपका स्कोप एंड एक्साइटमेंट की बात करें तो। ठीक है, डोमेन ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है इसमें, स्कोप क्या है फिजिक्स का, इसमें आपके जो डोमेन है फिजिक्स के वो माइक्रोस्कोपिक भी है और मैक्रोस्कोपिक भी है। ये है स्कोप, इसमें एक पहला है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में आप पढ़ोगे, आप एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, तो 10⁻⁻15 की डायमेंशन वाली चीज़ भी आप पढ़ रहे हो। और मैक्रोस्कोपिक में क्या है, मैक्रोस्कोपिक इसमें आप बड़ी डायमेंशन की सारी चीज़ें, जैसे कि जिनको भी आप आई से देख सकते हो, उनसे लेकर यूनिवर्स तक की, पूरे यूनिवर्स तक की सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। डायमेंशन जो है वो 10⁻30 तक की हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक के लिए क्या क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस एंड सोन, बहुत सारी होंगी चीज़ें। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपकी आंखों के सामने जो चीज़ें हैं वो सब, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी, ठीक है, या फिर आपके सामने जो कुछ भी है मैक्रोस्कोपिक तो सारी चीज़ें ही हैं। एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें भी जो कि आपके यूनिवर्स में हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स हो गया। ये है आपका स्कोप फिजिक्स का। अब इसमें है आपके पास में एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ डील करती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो डील करेगी आपका मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ। तो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नंबर 1 क्या है इसका, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा आपके पास में, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे मैकेनिक्स के, लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिजिड क्या कहते हैं, रिजिड डायनेमिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हो गया मैकेनिक्स में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है मैकेनिक्स के बाद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। और जैसे कि करंट, फिर तीसरा है आपके पास में ऑप्टिक्स में क्या क्या आ जाता है आपका, लाइट और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड सो ऑन। उसके बाद है आपका थर्मोडायनामिक्स, चौथा पॉइंट है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या आएगा आपका, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड सो ऑन। ये हो गया आपका स्कोप फिजिक्स का। नाउ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, अब है आपका फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं? सबसे पहली आपके बेसिकली कौन कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि जो सामान है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा अर्थ की तरफ ही जाता है, क्योंकि अर्थ कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है और बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो दोनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो म्यूचुअल होती है, यानी कि मैं किसी और को या कोई और ऑब्जेक्ट मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो है फोर्स जो है वो हमें कैसे वो कर रही है। हमारा जो मास है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसीलिए जो उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो ज़्यादा होती है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की कम होती है, सॉरी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स छोटे हैं। तो इसीलिए हमेशा जो चीज़ें हैं वो उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे कैंसिल कर देती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरह से हर चीज़, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लगाता है, क्योंकि दोनों में जो मून है और अर्थ है, इन दोनों में ग्रेविटेशनल पुल होता है आपस में। इस सिमिलरली जो बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं वो भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो बात तो हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, फिर है हमारे पास में दूसरी फोर्स क्या है? दूसरी फोर्स है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या होती है? चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। इसमें ये होती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स,
बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। दूसरी बात ये है कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, उनके मूव करने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं के मूव करने से क्रिएट होता है वो उन्हीं पर ही फोर्स प्रोवाइड कर देता है, फोर्स मतलब वो कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। उसके बाद सेकेंडली ये इट एक्ट्स ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस, एक्ट्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कंपैरेटिवली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग होती है, ऑल्दो इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफ़ी वीक फोर्स होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये एटम का स्ट्रक्चर गवर्न करती है। इट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अब इसके बाद आएगा आपका नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जो कि न्यूक्लियस में एक्ट करती हैं और शॉर्ट रेंज की होती हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो फोर्स है वो किस किस के बीच में होती है? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है। ठीक है, इट बाइंड्स प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में इनको बाइंड करके रखने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, और फिर उसके बाद है एक्ट्स ओवर अ शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये न्यूक्लियस की रेंज में ही काम करती है। एक्ट्स ओवर अ शॉर्ट रेंज, ठीक है, और फिर लास्ट में है ये शॉर्ट रेंज में काम करती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? न्यूक्लियाई के स्टेबिलिटी के लिए। न्यूक्लियस जो होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये शॉर्ट रेंज में काम करती है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही काम करती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे इफेक्ट नहीं होते, और ये चार्ज पार्टिकल्स पे से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की हो सकती हैं। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बाकी की सारी फोर्सेस जो क्या होती हैं वो अट्रैक्टिव ही होती हैं, ग्रेविटेशनल भी, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो चार्ज पर डिपेंड करती हैं। जो सेम चार्ज है वो रिपल्सिव होगा और ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये सारी की सारी फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा वीक होती हैं, सबसे वीक फोर्सेस में वो काउंट होती हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स के जितनी वीक तो नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे ज़्यादा वीक होती है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो यूजुअली जब किसी तरह का कोई डिके वगैरह होता है न्यूक्लियस का,
तभी आपको किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में वो दिखाई देगी। न्यूक्लियर प्रोसेस appears in nuclear processes। किस तरीके के प्रोसेसेस? लाइक बीटा डीके। इसमें आपको जो है ना इस तरीके की न्यूक्लियर फोर्सेस देखने को मिलेंगी। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो नॉट वीक as weak as gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी वीक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर फोर्सेस के अकॉर्डिंग, जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वैसे ही वो होती है मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रो नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। मैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये हो गई आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब है हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन नेचर। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन नेचर। हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो थ्रस्ट हैं फिजिक्स के, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन, वही यूनिफिकेशन यहाँ पर भी हम वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि नेचर में जो फोर्सेस हैं उनको यूनिफाई करके हम एक ही कई सारी लॉज को यूनिफाई करके और फिर हम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो है आइजैक न्यूटन ने कैलेशियल और टेरेस्ट्रियल दोनों तरीके के जो डोमेन्स थे उनको कंबाइंड कर दिया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन को कंबाइन करके ये दिखाया कि उन दोनों डोमेन्स में जितनी भी इवेंट हैं उनको उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइजैक न्यूटन ने कैलेशियल और टेरेस्ट्रियल इन दोनों डोमेन्स को कंबाइंड कर दिया, ठीक है, और शो किया कि कौन कौन सी फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनको कंबाइन किया जा सकता है और ये जो है मिलकर एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन जो है वो दोनों ही डोमेन्स को अप्लाई करते हैं, कैलेशियल को भी और टेरेस्ट्रियल डोमेन को भी। इसी तरह से थोड़े टाइम बाद ओरिस्टेड और फैराडे ने भी इसी तरीके की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कुछ लॉज को कंबाइन किया और ये बताया कि जो लॉज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज हैं, इसी तरह से क्या था कि ओरिस्टेड और फैराडे ने भी क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज को कंबाइन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को कंबाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को दोनों डोमेन्स को कंबाइन करके उनकी कंबाइंड लॉज बना दी जो कि दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हैं। यही है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 1 फिनिश।